अध्याय 2 देख रहे हैं। यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति के बारे में बात करेंगे आज। तो इसमें जो मेन चीज बनती है, सबसे पहले हम देखेंगे कि समाजवाद कैसे आया यूरोप में और समाजवाद का अर्थ क्या है, और फिर रूसी क्रांति कैसे हुई। जैसे कि हमने पहले देखा फ्रांसीसी क्रांति कैसे हुई, तो क्या कारण रहे फ्रांसीसी क्रांति के, क्या उसका रिजल्ट रहा, और उसने कैसे विश्व को, या उस क्रांति की आइडिया ने, भाव ने कैसे विश्व को कुछ चीजों से अवगत कराया, और कई रेजीम चेंज हुई, कई चीजें बदलाव हुई आपके विश्व में। तो हमने जो फ्रांसीसी क्रांति देखी, सबसे पहले देखेंगे कि सामाजिक परिवर्तन कैसे हुए, या उस युग में जिस जिस समय की हम बात कर रहे हैं, कि समाजवाद आया कैसे। हमने फ्रांसीसी क्रांति के बारे में देखा, और वहां पर जो स्वतंत्रता मिली या फिर समानता का अधिकार, जो स्वतंत्रता और समानता, फ्रीडम और इक्वालिटी की बात हुई, ये कई जगह फैली। यानी कि एक तरीके से सूत्रपात हुआ एक नए सामाजिक संरचना का, एक सामाजिक ताने बाने को बदलने का। जैसे जो फ्रांस था पहले मोटे तौर पे एस्टेट और श्रेणियों में बटा हुआ था, ये हमने देखा। और समाज की जो सत्ता थी, चाहे आर्थिक हो चाहे सामाजिक हो, उस पे प्रथम एस्टेट और द्वितीय एस्टेट यानी कि कुलीन वर्ग और चर्च का नियंत्रण था। लेकिन क्रांति जब हुई तो ये संरचना, या ये कहिए कि ये जो फ्रेमवर्क है, ये बदला, या इसकी संभावना दिखाई देने लगी। बहुत सारे लोगों को इससे इफेक्ट हुआ या फिर इससे इन्फ्लुएंस हुए। इस पे डिस्कशन हुआ, जैसे कि राजा राम मोहन राय साहब हो गए, डेरोजियर साहब हो गए। इन्होंने कई जगह उल्लेख किया इस बात का कि वाकई में वो चीजें जो हुई फ्रांसीसी क्रांति में, या उसका रिजल्टेंट जो हुआ, उसका जो परिणाम हुआ, उससे कई लोग, कई क्रांति के पश्चात यूरोप की स्थितियों के बारे में जो बहस होने लगी, क्योंकि फ्रांस में हुआ है तो फ्रांस तो यूरोप में है, आसपास के देश भी हैं। तो ये जो चीजें हैं वो बहुत आगे बढ़ी, और जिसका मेन, इसीलिए पहले हमने फ्रांसीसी क्रांति के बारे में जाना। अब इसमें यह समझना पड़ेगा कि यूरोप में डिस्कशन तो शुरू हो गया कि हाँ भाई, चेंज तो होना चाहिए, परिवर्तन तो होना चाहिए, लेकिन सभी लोग ऐसे परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे यूरोप में। सबकी अलग अलग राय थी। बहुत सारे लोग तो ये थे कि हाँ, बदलाव होना चाहिए। कई लोग ये कहते थे कि बदलाव धीरे धीरे होना चाहिए। एक खेमा ये था जो ये मानता था, एक जो विचारधारा थी वो ये मानती थी कि समाज का आमूल पुनर्गठन जरूरी है, यानी कि पूरी तरीके से ओवर ऑयलिंग जरूरी है। पूरी तरीके से जो भी समाज है उसको पूरी तरीके से परिवर्तन उसका होना चाहिए। कुछ रूढ़िवादी मतलब होता है कॉन्जर्वेटिव्स, यानी कि रूढ़िवादी का मतलब ये कहें कि अगर उसने कोई चीज ठान ली या मान ली तो उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है, या फिर उसको उसके दिमाग से और कोई चीज नहीं निकाल सकते आप। इसे रूढ़िवादी विचारधारा कहते हैं, जिसे हम कॉन्जर्वेटिव कहते हैं। कुछ उदारवादी थे जो लिबरल थे, या जिन्हें कहें कि आमूल परिवर्तनवादी, रेडिकल। अब तीन चीज में हो गई, इसमें अलग अलग तीन शब्दों को हमने यहाँ पर लिया, और इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। एक तो रूढ़िवादी हो गए जो कॉन्जर्वेटिव है, उदारवादी जो है लिबरल है, और आमूल परिवर्तनवादी यानी कि जो रेडिकल, ये समाधानों के पक्ष में थे कि हाँ, समाधान होना चाहिए। तो ये जो तीन चीजें हैं, इसका मतलब क्या था, राजनीति में इन तीनों का क्या मतलब है। जैसे अगर आप अमेरिका की बात करें तो आप हमेशा सुनते होंगे कि एक डेमोक्रेट है, एक लिबरल है, एक कॉन्जर्वेटिव है। इस तरीके से आप ये शब्द सुनते होंगे। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। हम ये जानेंगे, जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, कि 19वीं शताब्दी की जो महत्वपूर्ण राजनीतिक परंपराएं हैं वो क्या थी, और उन्होंने परिवर्तन के संदर्भ में, यानी जो परिवर्तन होना था या होगा, उसमें क्या असर डाला। फिर हम ऐतिहासिक घटनाओं को देखेंगे जिसने समाज के जो रेडिकल पुनर्गठन का एक गंभीर प्रयास किया, और फिर हम देखेंगे कि रूसी जो क्रांति हुई, उसके बाद जो समाजवाद है 20वीं सदी का स्वरूप तय करने वाले सबसे महत्वपूर्ण विचारधारा बन गई समाजवाद के बारे में एक अच्छी एक डिस्कशन हम करेंगे।
तो पहले ही समझिए कि ये जो तीन शब्द आए हैं, उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी, तो समाज परिवर्तन के समर्थकों में से एक समूह उदारवादियों का था। उदारवादी मतलब होता है कि जो उदारवादी है, उदार लिबरल्स हैं, हाँ ठीक है ऐसा होना चाहिए, मतलब कई चीजों का समावेश करने को तैयार होते हैं। उदारवादी उस तरीके का एक राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान हो, जगह मिले, इसीलिए वो उदारवादी थे। वो ये कट्टर नहीं थे कि नहीं नहीं यही क्रिश्चियनिटी होनी चाहिए या इस्लाम होना चाहिए या ऐसा। वो कहते थे सभी लोग बराबर हैं, सभी लोगों को समान, इसीलिए इनको हम कहते हैं उदारवादी हैं। ऐसा इसलिए था कि यूरोप में उस समय जितने भी देश थे उसमें किसी एक धर्म को ज्यादा महत्व दिया जाता था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ब्रिटेन की सरकार जो थी की सरकार चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी। ऑस्ट्रिया और स्पेन की बात करें तो ये कैथोलिक चर्च के समर्थक थे, यानी कि किसी एक प्रांत में, एक जगह में, वहां पर एक धर्म का बोलबाला कह सकते हैं आप। तो उदारवादी समूह जो है, जैसे लिबरल की मैं बात कर रहा हूं, वो जो वंश आधारित शासन है उसकी अनियंत्रित सत्ता के भी विरोधी थे कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि वंश के आधार पर जो शासक है उनकी सत्ता में कोई मतलब वो निरंकुश है, अंकुश होना चाहिए। वे सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। उनका ये मानना था कि जो लोग हैं, इंसान है, सरकार किसी के भी अधिकारों का हनन करने या सरकार को किसी के भी अधिकारों को छीनने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये जो समूह है वो ऐसे निर्वाचित सरकार के पक्ष में था। ये कहता था कि ऐसे सरकार चुनी जानी चाहिए जो शासक और अफसर के प्रभाव से मुक्त हो और सुप्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा, यानी कि जो न्यायपालिका हो बकायदा प्रशिक्षित हो, उनके द्वारा जो कानून बनाए गए हैं या कहें स्थापित किए गए जो कानून है उसके अनुसार शासन कार्य चलाया जाए। पर ये जो समूह है ये डेमोक्रेट नहीं था। अब समझिए कि उदारवादी तो थे, इतनी सारी चीजें चाहते थे, लेकिन डेमोक्रेट नहीं थे। डेमोक्रेट का मतलब क्या हुआ, ये नहीं चाहते थे कि सभी को वोट देने का अधिकार मिले। अब देखिए कितना इसमें कॉन्ट्रडिक्शन है कि वो इतनी अच्छी अच्छी चीजें चाहते थे जो कि आज भी हम कई देशों में चाहते हैं कि ऐसा हो, लेकिन वो ये नहीं चाहते थे कि सभी को वोट देने का अधिकार हो। उनका ये मानना था, यानी कि वो थे तो इस विचारधारा के, लेकिन उनका ये था कि वो डेमोक्रेट नहीं था। वो डेमोक्रेसी में विश्वास रखने वाले थोड़े कम थे कि सबको वोट देने का अधिकार वो नहीं चाहते थे। ये इसमें अंतर है, इसको समझना चाहिए आपको, क्योंकि ये पूछा जा सकता है। अब जो रेडिकल समूह था, वो अब हमने इनकी बात कर ली, हमने अभी जो जिन लोगों की बात की उसको समझिएगा, क्योंकि ये हम पहली जो हमने बात की वो उदारवादियों की बात की। अब हम आते हैं रेडिकल वालों पे। रेडिकल क्या हुए? जो रेडिकल हुए, इसका नाम ही बताता है, अंग्रेजी में शब्द जो होता है ये किसी एक पर्टिकुलर चीज को मानने वाले, कट्टरता को समझिए। तो ये रेडिकल समूह जो थे वो लोग ऐसी सरकार चाहते थे जो देश के आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। जैसे अगर हिंदुस्तान की अगर बात करें तो 80% हिंदू समाज के लोग हैं। तो अगर रेडिकल यहाँ पर हो गया तो वो चाहेंगे कि बस बाकी लोगों को हटाया जाए और केवल सारा जो पावर हो जाए या फिर सारी जो एक तरीके से फैसिलिटीज है वो केवल हिंदुओं को मिले। इस तरीके से ये समझिए कि अगर रेडिकलाइजेशन हो जाता, अगर हमारी डेमोक्रेसी नहीं होती तो ऐसा होता। लेकिन एक इसमें बात थी कि बहुत सारे लोग महिला मताधिकार आंदोलन के समर्थक थे, यानी कि महिलाओं को वोट करने का अधिकार, मत करने का अधिकार मिले। उदारवादियों के विपरीत ये जो लोग थे, जो बड़े जमींदार थे और जो संपन्न उद्योगपति थे, मतलब पैसे वाले जो लोग थे, उनको कोई भी ऐसा विशेषाधिकार ना मिले, कोई भी ऐसा स्पेशल फैसिलिटी ना मिले, इसके पक्षधर थे। और ये नहीं कह रहे थे कि भाई किसी के पास बहुत पैसा है तो उसके विरोध हम कर रहे हैं, नहीं। उनका ये कहना था कि जो कुछ लोगों के पास केवल पैसा, जैसे अगर आप एग्जाम्पल लें तो हमारे देश में अगर हिंदुस्तान की बात करें तो मैक्सिमम पैसा, 90% पैसा जो है वो 1% लोगों के पास। तो कुछ लोगों के पास संपत्ति के जो सकेंद्रण है, यानी कि पैसा एक आदमी के पास या कुछ लोगों के पास आ गया, उसका विरोध करते थे।
तो रेडिकल समूह उस समय इस तरीके से थे। रूढ़िवादी जो तबका है वो रेडिकल और उदारवादी इन दोनों के खिलाफ था। अब रूढ़िवादी पे आ गए, हमने इनकी बात कर ली, पहले लिबरल्स की बात कर ली, अब हम रेडिकल की बात हमने कर ली, अब रूढ़िवादी की बात कर रहे हैं। जो रूढ़िवादी तबका है वो रेडिकल और उदारवादी जो हमने पहले दो देखे उन दोनों के खिलाफ था। लेकिन जो फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो रूढ़िवादी है उन्होंने भी ये माना कि हाँ, रूढ़िवादी जो है होते हैं मतलब जो पुरानी परंपराओं पे विश्वास रखते हैं, लेकिन जैसी फ्रांसीसी क्रांति हुई उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तो कुछ तो चेंज होना चाहिए, बदलाव की जरूरत को उन्होंने स्वीकारा। पहले समय में जो 18वीं शताब्दी में जो रूढ़िवादी आमतौर पर ये नहीं चाहते थे कि परिवर्तन हो, जो रूढ़िवादी का शब्द का मतलब ही यही होता है। लेकिन जैसे 19वीं सदी आई वो ये मानने लगे कि हाँ, फ्रांसीसी क्रांति के बाद स्पेशली कि अतीत का जरूर सम्मान किया जाना चाहिए, क्योंकि रूढ़िवादियों का मतलब ही यही होता है कि पुरानी चीजें जो है, पुराने परंपराएं जारी रहे, लेकिन जो नई चीजें हैं, बदलाव है, वो होना चाहिए, बट ये हो कि बदलाव बहुत सडन ना हो, बहुत फास्ट पेस पे ना हो, धीमे हो। तो फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो राजनीतिक उथल पुथल हुई उसमें ये जो अलग अलग विचार मैंने बताए, 3 विचार हो गए, इनके बीच में टकराव हुआ। और फिर उसके बाद ये है कि राजनीतिक धाराएं थी ये अलग अलग, और उससे कैसे चीजें चेंज हुई उसको भी हम डिस्कशन करते हैं। मताधिकार आंदोलन आया था यहाँ पर, इसका मतलब, इसका शब्द का मतलब होता है कि वोट डालने का अधिकार पाने के लिए जो आंदोलन चलाया गया। अब ये तो हमने देख लिया कि तीन तरीके की विचारधाराएं थी। अब हम देखते हैं औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। अब जो राजनीतिक रुझान हमने देखे यहाँ पर काफी उस समय काफी सामाजिक और आर्थिक बदलाव हो रहे थे, नए शहर बस रहे थे, औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे थे, रेलवे में काफी विस्तार हुआ, औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, यानी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका था। तो औद्योगिकरण में बहुत सारे सारे ही लोग समझ लीजिए, औरत आदमी बच्चे सभी कारखाने में आ गए थे, काम के घंटे काफी लंबे थे और मजदूरी कम थी, और बेरोजगारी भी एक समस्या हो चुकी थी। तो आदि जो औद्योगिक वस्तुएं हैं उनकी हो ये रहा था कि जब आप ये समझिए कि बेरोजगारी आएगी। अब आप यहाँ पर हमने बात की कि औद्योगिकरण से सब कारखानों में आ गए, लेकिन बेरोजगारी क्यों हो गई? तो औद्योगिक वस्तुओं की जो मांग में गिरावट या ये कहें कि उनके रिक्वायरमेंट में, डिमांड में कमी हुई, तो बेरोजगारी और बढ़ जाती थी। जो लोग अगर उद्योग में काम कर रहे हैं और वो जो जिस उद्योग में काम कर रहे हैं उसकी डिमांड कम हो गई, उस प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई, तो लोगों की छटनी की जाएगी। तो शहर तेजी से तो बस रहे थे, फैलते जा रहे थे, और इसके कारण जो रहने की, साफ सफाई की, इन सब की दिक्कतें शुरू हो गई। तो उदारवादी और जो रेडिकल है वो कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से ये जो समस्याएं आ रही है इनका समाधान हो। अब आप देखिए, ये एक चित्रण है 19वीं शताब्दी में जो लंदन के गरीबों की दशा एक व्यक्ति की दृष्टि से बनाई गई है, यानी कि जिन्होंने चित्रण किया हुआ है। अब लगभग सभी उद्योग व्यक्तिगत स्वामित्व में थे, यानी कि एक इंडिविजुअल या किसी इंसान या आदमी के पास थे। बहुत सारे जो रेडिकल उदारवादी थे उनके पास भी संपत्ति थी, बहुत सारे लोग उनके यहाँ काम करते थे। व्यापार और जो औद्योगिक व्यवसाय है उसके जरिए बाकायदा धन दौलत थी, इसलिए वो ये भी चाहते थे, क्योंकि उनके उद्योग थे, वो ये चाहते थे कि थोड़ा सा और क्योंकि मजदूर अगर स्वस्थ होंगे, नागरिक पढ़े लिखे होंगे, तो जो व्यवस्था है उसके हिसाब से इन लोगों का भरपूर फायदा उठाया जा सकता है। अब ये इस कारण से ये लोग जो जन्मजात मिलने वाले विशेषाधिकार हैं उसके खिलाफ थे। व्यक्तिगत प्रयास, श्रम और उद्यमशीलता, यानी कि एबिलिटी, स्किल, उस पर उनका विश्वास था। यह भी मान्यता थी कि यदि हर एक व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दे दी जाए, फ्रीडम दे दी जाए, गरीबों को रोजगार मिले, जिनके पास पूंजी हो उन्हें बेरोक टोक अगर काम करने का मौका दिया जाए, तो समाज तरक्की कर सकता है। तो इसी कारण से 19वीं सदी के शुरुआत के जो दशक है उसमें समाज परिवर्तन के इच्छुक बहुत सारे कामकाजी स्त्री पुरुष ये क्योंकि उदारवादी और रेडिकल उनके
फेवर में सोच रहे थे। तो उसके उनके आसपास ये लोग आ गए, बहुत सारे लोग, बहुत स्त्री पुरुष इनके विचारधारा पे अपने आप से आपको देखने लगे और जुड़ने लगे। तो यूरोप में 1815 जिस तरीके से यहाँ सरकार बनी, उनसे छुटकारा पाने के लिए जो राष्ट्रवादी, उदारवादी और रेडिकल आंदोलनकारी है, वो इस पक्ष में आ गए कि हाँ भाई, क्रांति तो होनी चाहिए। फ्रांस, इटली, जर्मनी और रूस के ऐसे लोग क्रांतिकारी हो गए जो ये कोशिश कर रहे थे कि भाई राजाओं को अलग हटाया दिया जाए, तख्ता पलट किया जाए। तो राष्ट्रवादी कार्यकर्ता क्रांति के जरिए ऐसे राष्ट्र बनाना चाहते थे जिसमें सभी लोगों को, सभी सिटीजन्स को समान अधिकार मिले। तो 1815 के बाद इटली में राष्ट्रवादी जो है गिसेप्पे मेज़िनी, इसी के लिए उन्होंने क्या किया, कुछ मतलब साजिश भी रची और ये सब चीजें वहां पर हुई, क्योंकि जो सामाजिक परिवेश था, ताना बाना है, उसने इसको करने में मजबूर किया। अब देखिए यूरोप में समाजवाद का, समाजवादी या समाजवाद, अब समाज को ओवरहॉल करना या समाज के जो अलग अलग वर्ग है या फिर उसकी जो संरचना है उसको चेंज करना, पुनर्गठन करना, ये ही समाजवाद का एक विचार है, समाजवाद की विचारधारा थी। अब 19वीं सदी के मध्य तक जो यूरोप में ये समाजवाद एक बहुत जाना पहचाना विचार था और लोग इसकी तरफ आकर्षित हो रहे थे। तो समाजवाद था क्या? देखिए, समाजवादी का मतलब ये होता है कि वो निजी संपत्ति, किसी के पास बहुत पैसा है, उसके विरोधी थे। यानी कि वो ये कहते थे कि संपत्ति पर किसी एक का अधिकार नहीं। उनका ये कहना था कि किसी के पास अगर पैसा है ना, कि वही समस्या की जड़ है। उनका ये कहना था कि संपत्ति, जिनके पास बहुत सारी संपत्ति है, दूसरों को वो रोजगार देते हैं, ये तो अच्छी बात है, लेकिन समस्या ये है कि जिसके पास संपत्ति है वो हमेशा प्रॉफिट के बारे में सोचता है, फायदे के बारे में सोचता है, और उनके बारे में ये नहीं सोचता कि जो ये संपत्ति बना रहे हैं, यानी कि जो उनके लिए काम कर रहे हैं, वो उत्पादनशील। तो उनका ये कहना था कि एक व्यक्ति की बजाय अगर समाज पर जितने भी, मतलब ये समझिए पूरे समाज का नियंत्रण हो पैसे पे या फिर संपत्ति पे, तो सब क्योंकि सबका हित हो जाएगा, फिर किसी एक इंडिविजुअल प्रॉफिट नहीं देखेगा, सब लोग अपना प्रॉफिट देखेंगे, तो और सब एक दूसरे के बारे में भी सोचेंगे, तो अच्छी तरीके से बदलाव हो सकेगा। और बाकायदा इसके लिए अभियान भी चलाए गए। तो समाजवादियों के पास एक अलग उनकी दृष्टिकोण था उनका। कुछ समाजवादी को कोऑपरेटिव यानी कि सामूहिक उद्यम के विचार में बड़ी दिलचस्पी थी। यानी कि कोऑपरेटिव, जैसे दूध का कोऑपरेटिव होता है, इसमें क्या होता है, सारे किसान और जो भी प्रोड्यूसर और जो उसके कंज्यूमर्स होते हैं वो मिलके एक कोऑपरेटिव बनाते हैं और उसके बाद वो जो प्रॉफिट होता है वो आपस में बांटते हैं। इंग्लैंड में जो रॉबर्ट ओवेन है, उद्योगपति थे, उन्होंने इंडियाना यानी कि अमेरिका के साथ एक समन्वय यानी न्यू हार्मनी के नाम से इसी तरीके की एक समुदाय को रचने का प्रयास किया था। और कुछ समाजवादी ये मानते थे कि केवल व्यक्तिगत पहलकदमी से बहुत बड़े सामूहिक खेत नहीं बनाए जा सकते। कहने का मतलब ये है कि वो ये चाहते थे कि सरकार ये काम करे, सरकार कहे कि सामूहिक खेती हो, यानी कि सब लोग मिलके खेती करें। जैसे फ्रांस में लुई ब्लैंक साहब थे, वो चाहते थे कि सरकार पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दे, यानी कि कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है और उसका बहुत पैसा है, उसी को सरकार ना आगे बढ़ाए, बल्कि जो ये ऐसे उद्यम है, ऐसे इंडस्ट्रीज है, वो सरकार चलाए। कोऑपरेटिव, ऐसे जैसे मैंने कहा, कोऑपरेटिव ये ऐसे लोगों का समूह था जो मिलकर चीजें बनाते थे। जैसे दूध के बारे में मैंने बात की, और भी कोऑपरेटिव्स हैं, और मुनाफा जो होता था वो आपस में बांट लेते थे। अब कार्ल मार्क्स साहब और फ्रेडरिक एंगेल्स, इन्होंने अपने नए तर्क दिए। मार्क्स साहब, कार्ल मार्क्स को बहुत पढ़ा जाता है। इनका विचार ये था कि जो औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है, यानी कि जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन है, उद्योग है, वह पूंजीवादी समाज है। पूंजी मतलब पैसा होता है। तो फैक्ट्रियों में जो पूंजी लगी है, पूंजीपतियों का स्वामित्व है, पूंजीपतियों के पास उनका आधिपत्य है, और पूंजीपतियों का मुनाफा आता कहां से हो, तो मजदूरों से आता है। मजदूर मेहनत करते हैं तो उनका मुनाफा बनता है। तो मार्क्स का ये कहना था कि जब तक जो ये इंडिविजुअल
पैसा यानी कि निजी पूंजीपति इसी तरीके से मुनाफा बनाते रहेंगे तो कभी भी मजदूरों की स्थिति सुधार नहीं हो सकती। तो इसके लिए मजदूरों को पूंजीवाद और जो निजी संपत्ति है उस पर आधारित शासन को, यानी कि ऐसा जो शासन था कि जिसमें पैसा किसी कुछ कुछ लोगों के पास है या पूंजीवादी लोग ज्यादा हैं, तो उनको उखाड़ फेंकना चाहिए। कि मार्क्स साहब का ये भी कहना था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को थोड़ा अलग समाज बनाना पड़ेगा, जिससे जो सारी संपत्ति है सारी संपत्ति पर पूरे समाज का नियंत्रण हो और स्वामित्व भी हो, यानी कि सारे समाज के पास हो, सारे लोगों, समाज मतलब लोग ही है, लोग ही की बात हो रही है, और उनका उसके ऊपर स्वामित्व। अब उन्होंने जो ये सोचा ना, उसका नाम उन्होंने दिया कम्युनिस्ट, साम्यवादी कम्युनिस्ट। मार्क्स को ये था विश्वास कि जो पूंजीपतियों के साथ जो संघर्ष होगा उसमें मजदूर जीतेंगे और आगे का जो समाज होगा वो कम्युनिस्ट समाज होगा। ये किनकी सोच थी? कार्ल मार्क्स साहब की और एंजल साहब की। एक चित्र में बताऊंगा आपको, क्योंकि समाजवाद के लिए जो समर्थन हुआ, क्योंकि समाजवाद आया और लोग इससे प्रेरित हुए, तो ये एक चित्र है जिसमें एक आंदोलन दिख रहा है आपको। तो ये पेरिस कम्यून यानी कि एक 1871 में हुआ था, उसका चित्र है। इसमें मार्च और मई 1871 के बीच जो जन विद्रोह है वो दिखाया गया है। ये ऐसा दौर था जब पेरिस की जो नगर परिषद, जिसे कम्यून कहते थे, उसमें मजदूरों, आम लोगों, जो पेशेवरों और साथ में राजनीतिक जो कार्यकर्ता थे, उनको लेकर बनाई गई जन सरकार, मतलब जनता की सरकार ने कब्जा कर लिया था। अब ये जो उथल पुथल था फ्रांसीसी सरकार की नीतियों के प्रति, जो असंतोष था उसके कारण पैदा हुई थी। लेकिन जो पेरिस कम्यून है उसको अंततः क्या किया, सरकारी टुकड़ियों ने कुचल डाला। लेकिन दुनिया भर के समाजवादी जो थे, समाजवादियों ने इसको अच्छा माना और इसके जश्न मनाया कि हाँ कुछ हुआ है। पेरिस कम्यून के दो और चीजों, ये जो पेरिस कम्यून हुआ उसको दो चीजों से और ज्यादा याद रखा जाता था। एक तो मजदूरों के ने लाल झंडे उठाए, कम्युनार्डो यानी क्रांतिकारियों ने अपने लिए यही झंडा चुना था, लाल झंडा, जिसे हम लाल झंडा लाल सलाम कहते हैं। और मार्च से आपको याद होगा कि 1792 में युद्ध गीत था। तो ये घटना जो है, इसके बाद मुक्ति संघर्ष का प्रतीक बन गया मार्से गाना। अब समाजवाद के लिए जो समर्थन रहा, 1870 में जो ये विचार है, समाजवादी विचार है, वो यूरोप में पूरा फैल चुका था। कई ये समझिए कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी बना ली गई इसके लिए। अब इंग्लैंड और जर्मनी के जो मजदूर थे, उन्होंने अपनी जो जीवन है, कार्य स्थितियों में सुधार लाने के लिए अपने संगठन बनाए। अब इसके लिए कोष भी बना लिए कि अगर कोई दिक्कत आई तो इस कोष से या पैसे से लोगों की मदद की जा सके या यहाँ संस्थाओं की मदद की जा सके। उन्होंने जो काम के घंटे हैं उनको कम करना और साथ में वोट देना, उसके लिए भी आवाज उठाना शुरू कर दिया। जैसे जर्मनी में SDP यानी कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, इसके साथ इन संगठनों के काफी अच्छे रिश्ते थे, काफी गहरे रिश्ते थे, और संसदीय चुनाव में वो पार्टी की मदद भी किया करते थे। तो 1905 तक ब्रिटेन के जो समाजवादियों और जो ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियां हैं, उनने लेबर पार्टी के नाम से अपनी एक अलग पार्टी भी बना ली थी। और फ्रांस में जो सोशलिस्ट पार्टी है उसके नाम इस नाम से भी एक पार्टी बना ली थी फ्रांस में। तो यहाँ पर क्या बना, देखिएगा अलग अलग जगह क्या क्या बना। जर्मनी में SDP और फिर उसके बाद ब्रिटेन में ट्रेड यूनियन, इन्होंने भी अपनी एक अलग पार्टी लेबर पार्टी बना ली। फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी बन गई। 1914 तक यूरोप में समाजवादी कहीं भी लेकिन सरकार नहीं बना पाए, लेकिन जो संसदीय राजनीति है उनमें उनके प्रतिनिधि जीतते रहे और कानून बनाना हो उसके लिए अहम भूमिका इन्होंने निभाई। लेकिन दबदबा किसका था? वही रूढ़िवादी, उदारवादी और रेडिकल, यानी कि जो कंजर्वेटिव हुए और जैसे मैंने आपको बताया रेडिकल हुए, उन सब के पास रही। तो ये पहला पार्ट था, जिस थोड़ा सा और इसके बारे में बात करेंगे। लंबा थोड़ा सा टॉपिक है। शुक्रिया, मेहरबानी आपसे।